हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले जो आज हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इस राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से बोर्ड में या आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा, ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, इस चैप्टर के अंदर दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक आपका प्रश्न आएगा बेटा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मीन्स जिसमें आपको राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आएगी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि भाई राष्ट्रीय आय निकालो आय विधि से, व्यय विधि से या क्या बोलते हैं उसे, हम कह सकते हैं बेटा उत्पाद विधि से। अब ये तीनों विधियां क्या है बेटा, घबराने की कोशिश नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलता हूँ। मैं हमेशा ये मान कर चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है और तभी आप बेटा हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको आता होता या आपका कहीं ट्यूशन लगा होता तो आपको हमसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आप तभी हमसे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपका कहीं पर ट्यूशन भी नहीं है। और मैं हमेशा मना करता हूँ कि अगर आप मुझसे क्लास ले रहे हैं तो आपको ट्यूशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिएगा बेटा, तो बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में प्रश्न आता है या तो आपको ये राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आएगी या इसके साथ में आपका अथवा करके या अलग से प्रश्न दे दिया जाएगा कि राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ थ्योरी के क्वेश्चन। थ्योरी के क्वेश्चन वही राष्ट्रीय आय क्या है, 4-5 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आज की जो क्लास है उसमें बेटा मैं आपको राष्ट्रीय आय निकालना नहीं सिखाऊंगा, वो अलग हमारे पास क्लासेस हैं। आप मुझे बोल सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वहां पर देख सकते हैं। आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय आय निकालनी सिखाई है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आय के जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसके कुल मिलाकर हमारे पास पार्ट होंगे 4 पार्टों में आपको पढ़ाऊंगा। आज पार्ट नंबर फर्स्ट होगा राष्ट्रीय आय का, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, यानी कि 4 क्लास बेटा मेरे पास लगेंगे आपको राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर को समझाने के लिए। कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है, ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कंप्लीट चैप्टर बेटा मैं आपको यहाँ पर ये करा दूंगा। कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है बेटा वो स्क्रीन पर नीचे देखो डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर हमसे चर्चा कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि मुझे कॉल ना करें बेटा, मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ बेटा मुझे कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। चलिएगा, तो आज की अगर हम बात करें तो आज की क्लास हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहली चीज़ हमारे पास स्टार्ट होती है वस्तुएं क्या होती हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, ये मत बताओ वस्तुएं क्या होती हैं। फिर भी आपको पता है, लेकिन बेटा मैं आपको चूंकि कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। और अगर आप चाहें तो हमारी बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, हमारी किताबें भी हमसे खरीद सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, अब आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी, लेकिन अगर आप लिखने से बचना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड बुक परचेज कर सकते हैं। और उसके जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लोगे, मैं आपके पास बिल्कुल एट कॉस्ट, उसमें मेरा कोई बेटा पैसे नहीं है, उसमें कोई मेरी बचत नहीं होगी, जो बुक्स होंगी एट कॉस्ट मैं आपके पास भिजवा दूंगा, ठीक है, कोरियर के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तुएं क्या होती हैं। तो वस्तु होती क्या चीज है, बिल्कुल सिंपल सा आपको बताना कि देखो अर्थशास्त्र बोला कि अर्थशास्त्र में वे सभी भौतिक पदार्थ, अब आप कहोगे भौतिक क्या बेटा, वे सारी चीजें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है भौतिक होती हैं। जैसे मैं एक भौतिक हूं, मुझे आप देख सकते हो, पंखा एक भौतिक है, पदार्थ है ना, लैपटॉप एक भौतिक पदार्थ है, आपके आसपास जो चीजें आप सब देख पा रहे हो वे सभी बेटा क्या होती है, भौतिक पदार्थ होती हैं। तो वस्तुएं भी क्या होती हैं, वे सभी भौतिक पदार्थ होते हैं जिनका कोई बाजार मूल्य होता है। वस्तु क्या है, ऐसी सारी चीजें जिन्हें आप देख सकते हो और जिनका एक बाजार में मूल्य होता है, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं दृश्य होती हैं जिन्हें देख सकते हैं, जैसे पुस्तकें, पेन, वस्त्र आदि। आपको पता है बेटा वस्तु क्या होती है, मैं ये नहीं कर आपको नहीं पता, लेकिन लिखोगे कैसे बेटा, ये शब्द याद रखना, भौतिक पदार्थ। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है, भौतिक का मतलब जिसे देखा और छुआ जा सकता हो, जिसे महसूस कर सकते हो। तो वस्तुएं भौतिक पदार्थ होती हैं जिनकी एक बाजार मूल्य होता है, जिनका एक बाजार मूल्य होता है। तथा ये दृश्य होती हैं, दृश्य में इन्हें देखा जा सकता है, जैसे पेन, पुस्तक, किताब, जो चाहो वो आप लिख सकते हो। सब चीजें क्या हैं, वस्तुएं हैं। अब बारी आती है कि सेवाएं क्या होती हैं। भैया सर सेवाएं क्या होती हैं, सेवा का मतलब किसी का पैर दबाना होता है। सर हमें पता है सेवा का मतलब पैर दबाना होता है, नहीं बेटा बट्टे, सेवा का मतलब पैर दबाना नहीं है। सेवाएं क्या होती हैं, वे आर्थिक क्रियाएं, सेवा एक क्रिया होती है बेटा, एक काम है, सेवा कोई वस्तु नहीं है, सेवा एक काम होता है, क्रिया होती है। तो बता रखा है यह एक आर्थिक क्रिया है, यह आर्थिक क्रिया जो अदृश्य है
वह आर्थिक क्रिया जो अदृश्य है, जिसका भंडार नहीं किया जा सकता किंतु इनका एक बाजार मूल्य होता है, सेवाएं कहलाती हैं। आपको डेफिनेशन क्या लिख करानी है कि सेवाएं एक आर्थिक क्रिया है जो अदृश्य होती है, एक आर्थिक क्रिया है। क्रिया मतलब एक काम है, एक तरह का। सेवा क्या होती है? एक क्रिया होती है, काम होती है, पदार्थ नहीं है बेटा कोई, ये भौतिक नहीं होती। सेवाओं को देखा नहीं जा सकता, तो सेवाएं एक अदृश्य पदार्थ बोल सकते हो या अदृश्य भौतिक क्रिया है जिनका एक बाजार मूल्य होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, तो ये क्या हुआ? एक तरह का सेवा कहलाया। ठीक है, पढ़ाना क्या कहलाता है बेटा? एक तरह की सेवा यानी कि सर्विस कहलाता है। और इसका क्या होता है बेटा? एक बाजार मूल्य होता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, फिलहाल मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन नॉर्मली पढ़ाने के बेटा एक चार्ज लिया जाता है। तो सेवाएं क्या होती हैं? एक क्रिया होती है, काम होता है। ठीक है, लेकिन जो अदृश्य होता है, इसे देखा नहीं जा सकता। खुद सोचो बेटा, क्या मेरे पढ़ाना आपके पास तक गया? आपको नजर आ रहा है बेटा कहां पढ़ा रहा हूं मैं आपको? मैं नजर आ रहा हूं बेटा, लेकिन पढ़ाना कभी नजर नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर जो आपको देखता है या वकील जो आपको सेवा देता है, ये सब बेटा सेवाएं कहलाती है। सेवाएं देखी नहीं जा सकती, वस्तुओं को देखा जा सकता है। सेवाएं देखी नहीं जा सकती, वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो वस्तुएं दृश्य होती हैं, सेवाएं अदृश्य होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बैंकिंग की सेवा, इंश्योरेंस की सेवा, डाक की सेवा, टीचर की सेवा, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा। ये सब सेवाएं देते हैं बेटा, ये सब वस्तुएं आपको नहीं देते हैं। अब सेवाएं, अब बारी आई बेटा वस्तुओं की। आगे बता रखा कि जो भैया जो वस्तुएं होती हैं, आप इन्हें चाहो तो कॉपी पर नोट करते चलना, चाहो तो हमारी बुक परचेज कर सकते हो। मैं आपको बार बार बताता हूं बेटा, वस्तुओं को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। वस्तुओं को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक होती है भैया अंतिम वस्तुएं और एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं भाई? मध्यवर्ती वस्तु। एक को हम क्या बोलते हैं भैया? अंतिम वस्तु। अब सर ये क्या होती हैं? तो सुनो बेटा ध्यान से। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता यानी कि हम लोग अपने खुद के लिए कर लेते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता स्वयं के लिए करता है, उसे बोलते हैं अंतिम वस्तु। सुनो बेटा ध्यान से, सुनो भैया ध्यान से। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम प्रयोग में लाई जाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता कौन? हम लोग अपने अंतिम प्रयोग में ले आते हैं, बस अपने यूज कर लेते हैं, उन वस्तुओं को हम बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। आगे बोल रखा है अंतिम वस्तुओं को पुनः दो प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है बेटा? ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता अपने स्वयं के प्रयोग में ले आता है। कहोगे सर फिर मध्यवर्ती क्या होती हैं? तो भैया ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु को बनाने में किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु को बनाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। या जो हम पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं, वो भी मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। सुनो बेटा ध्यान से, जैसे मैं बात करूं, इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ी होगी, तो प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं हम इस पेन को बनाने के लिए, तो प्लास्टिक क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। इसमें जो पेन को डालने के लिए इंक डाली गई, वो कैसी कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, इसे बनाने में जो जो कच्चा माल लगा, वो सारा कच्चा माल क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। मान लो आपकी चाय की दुकान है, तो चाय बनाने के लिए आपको चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, दूध की आवश्यकता पड़ेगी, गैस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है भाई, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस चाय को बनाने के लिए जितने भी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारा कच्चा माल क्या कहलाता है? मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। तो किसी अन्य वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, या जो कच्चा माल जिसकी सहायता से दूसरी वस्तु को बनाया जाता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अथवा ऐसी वस्तु जिसका मैं पुनः विक्रय के लिए खरीदता हूं। मान लो बेटा मैंने पेन ये खरीदा है दोबारा से बेचने के लिए। मैंने पेन क्यों खरीदा? दोबारा से बेचने के लिए। चूंकि मैंने ये पेन दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, तो ये वस्तु भी क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु की दो विशेषताएं हैं, या तो वो हम खरीदते हैं किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, या वो हम खरीदते हैं दोबारा से विक्रय के लिए। तो ऐसी वस्तुएं जो पुनः विक्रय के लिए अथवा दूसरी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में खरीदी जाती हैं, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, उन्हें मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं।
तो मध्यवर्ती वस्तु हम समझ गए। अंतिम वस्तु जो उपभोक्ता स्वयं के यूज के लिए खरीदते हैं, ना कि उसे बेचने के लिए। ऐसी वस्तु जो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो वो मध्यवर्ती है, और जो स्वयं यूज करने के लिए खरीद रहे हो वो आपके पास अंतिम वस्तु होती है। प्रयोग के लिए खरीद रहे हो अंतिम वस्तु, लेकिन पुनः बेचने के लिए खरीद रहे हो तो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अब मध्यवर्ती बेटा अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। जो हमारे पास अंतिम वस्तु हैं ये भी कितने प्रकार की होंगी मेरे बच्चे? ये होंगी दो प्रकार की। एक को हम बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, एक को हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं के भी पुनः दो प्रकार हो गए बेटा। अंतिम वस्तु भी दो प्रकार की, या तो वो कैसी होगी उपभोक्ता वस्तु, या वो कैसी होगी बेटा आपके पास पूंजीगत वस्तु। कहोगे सर कैसे? अंतिम वस्तु का मतलब क्या? जो हम प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं। अब अंतिम वस्तु को दो लोग खरीद सकते हैं। जो अंतिम वस्तु है, जो आपके पास कौन सी वस्तु है बेटा? अंतिम वस्तु है अब इसे या तो हम लोग खरीदेंगे, या कौन खरीदेगा? उत्पादक खरीदेगा प्रयोग करने के लिए। या तो उत्पादक प्रयोग करने के लिए खरीदेगा, या हम लोग प्रयोग करने के लिए खरीदेंगे। हम लोग कौन कहलाते हैं बेटा? उपभोक्ता कहलाते हैं। हम लोग कौन कहलाते हैं बेटा? उपभोक्ता। अगर मैं कोई वस्तु खरीदता हूं अपने घर के प्रयोग करने के लिए, कोई वस्तु खरीदता हूं बेटा मैं अपने घर के प्रयोग करने के लिए, तो वो कैसी कहलाएगी बेटा? वो कैसी कहलाएगी भाई? है अंतिम वस्तु पर खुद के प्रयोग के लिए खरीदी है, तो बेटा वो कैसी कहलाती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ता का मतलब अगर हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, वह अंतिम वस्तु जो उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदी जाती है, उसे हम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। और ऐसी अंतिम वस्तु जो उत्पादक खरीदते हैं किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए, जैसे उत्पादकों ने एक मशीन खरीदी, उत्पादकों ने क्या खरीदा? मशीन, तो वो भी क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु। अब कहोगे सर इसका प्रयोग तो दूसरी वस्तु बनाने में कर रहे हैं, ये तो मध्यवर्ती वस्तु है। याद रखना, मध्यवर्ती वस्तु की विशेषता ये है कि उससे हम या तो मैं कच्चे माल के रूप में खरीदूंगा और उस कच्चे माल से दूसरी वस्तु बनाकर उसे बेच दूंगा। यानी कि मध्यवर्ती वस्तु हमेशा बिकती है, याद रखना। जैसे मैंने चीनी खरीदी, चीनी से चाय बनाई, चाय के साथ में चीनी बिक गई, मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन मशीन मध्यवर्ती नहीं है। मशीन उत्पादक बेचने के लिए नहीं खरीदता, उसका प्रयोग करने के लिए खरीदता है। अगर आपने मशीन बेचने के लिए खरीदी है तो वो मध्यवर्ती थी। लेकिन अगर आपने मशीन खरीदी है प्रयोग करने के लिए, आपने मशीन क्यों खरीदी है बेटा? प्रयोग करने के लिए। तो ऐसी वस्तुएं जो कि प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती हैं वो अंतिम वस्तुएं होती हैं। अगर उसका प्रयोग उपभोक्ता कर रहा है तो उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। अगर उसका प्रयोग उत्पादक कर रहा है प्रयोग करने के लिए, तो वो कौन सी कहलाएंगी? उत्पादक यानी कि पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। पूंजीगत वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की। अगर अंतिम वस्तुओं ने अंतिम वस्तुओं को उपभोक्ता ने खरीदा तो उपभोक्ता वस्तु, और अंतिम वस्तु को अगर उत्पादक ने खरीदा तो वो पूंजीगत वस्तु कहलाती है। जैसे मान लो बेटा सिलाई मशीन है। अब सिलाई मशीन को दो लोग खरीद सकते हैं, आपके घर के लोग भी खरीद सकते हैं, और जिसकी सिलाई मशीन की दुकान होती है वो भी खरीद सकता है, जो कपड़े सिलता है। अगर सिलाई मशीन कपड़े सिलने वाले ने खरीदी तो भी ये अंतिम है, क्योंकि प्रयोग के लिए खरीद रहा है। सिलाई मशीन मैंने घर के लिए खरीदी तो भी वो अंतिम है, क्योंकि प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मैंने अपने घर के लिए खरीदी है तो वो अंतिम वस्तु क्या कहलाएगी? उपभोक्ता वस्तु। अंतिम वस्तु दो प्रकार की होंगी, या तो वो उपभोक्ता वस्तु उसका नाम रख देंगे अगर उपभोक्ता ने खरीदी, और वही अंतिम वस्तु प्रयोग करने के लिए किसने खरीदी है? दुकान वाले ने, तो वो किसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पूंजीगत वस्तु हो जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से, उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तु होती हैं, यानी कि ये भी अंतिम वस्तु हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन में सहायता देती हैं तथा आय का सृजन करने में अपनी भूमिका निभाती है, जैसे मशीन, भवन आदि, जो आपकी आय कमाने में मदद करती हैं। तो ये भी बेटा आपके पास क्या हो गई? ये भी आपके पास कौन सी वस्तु होगी बेटा? आपके पास पूंजीगत वस्तु हो गई। तो चाहे उपभोक्ता वस्तु हो या पूंजीगत वस्तुएं, दोनों ही बेटा कौन सी वस्तु होती है? अंतिम वस्तुएं होती हैं। तो अंतिम वस्तु की दो कैटेगरी है, या तो उपभोक्ता वस्तु होगी या बेटा वो कैसी होगी? पूंजीगत वस्तु होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ये उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं उपभोक्ता खरीदता है, इसकी फिर से चार कैटेगरी होती है। उपभोक्ताओं द्वारा जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं अपने खुद के प्रयोग करने के लिए, ये चार प्रकार की होती हैं बेटा।
अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा था मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती हैं? जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने में प्रयोग करते हैं या पुनः विक्रय के लिए खरीदते हैं। अंतिम वस्तु कौन सी होती है? जो हम खुद के यूज के लिए खरीदते हैं, प्रयोग करने के लिए खरीदते हैं। अब जो प्रयोग के लिए खरीदते हैं वो दो लोग खरीदेंगे, या तो वो कौन खरीदेगा? खुद ब खुद उपभोक्ता खरीदेगा, तो उपभोक्ता वस्तु। और अगर उसी को उत्पादक खरीद लेगा तो वो क्या कहलाएगी भाई? पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। अब उपभोक्ता वस्तुओं की फिर से चार कैटेगरी, या तो वो कैसी होगी? गैर टिकाऊ, अल्प टिकाऊ, टिकाऊ और सेवाएं। अब उपभोक्ता पेपर में प्रश्न आएगा, उपभोक्ता वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कॉपी पर लिख लो, उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है उसे चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम क्या बोलेंगे? गैर टिकाऊ वस्तु। तो ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता हो, ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है उसे हम बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तु। जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? गैर टिकाऊ वस्तु। समझ गए ना बात को? जैसे मैंने पानी पिया, एक बार पी लिया, गैर टिकाऊ वस्तु। मैंने टॉफी खा ली खत्म, दोबारा तो नहीं खा पाऊंगा इस टॉफी को, गैर टिकाऊ वस्तु। मैंने दूध पी लिया, एक बार पी लिया, दोबारा तो दूध नहीं पी सकता, यानी गैर टिकाऊ वस्तु। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता हो उसे गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार, ओनली सिंगल टाइम, ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका प्रयोग बस आप एक ही बार कर सकते हो, दोबारा वो चीज आप नहीं कर सकते। जो दूध आपने पी लिया, क्या पुनः दोबारा पी सकते हो निकाल के? नहीं ना भाई। जो आपने खाना खा लिया, क्या दोबारा खा सकते हो निकाल कर? नहीं ना भाई। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर लिखा हो ओनली वन टाइम यूज, सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, वो सब गैर टिकाऊ वस्तु की कैटेगरी के अंदर आती हैं। दूसरा एक होती है अल्प टिकाऊ वस्तुएं। अल्प टिकाऊ वस्तु, अब ये अल्प टिकाऊ वस्तु कैसी होगी भैया? ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आप एक से ज्यादा बार, लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं कर सकते। जिसका प्रयोग हम एक से तो ज्यादा बार कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बार नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बार बार कर लोगे, हाँ एक से ज्यादा बार कर लोगे, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, लगभग 1 साल तक यूज कर लोगे। 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, ये समझ लो बेटा। ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग लगभग 1 साल तक कर सकते हो, नॉर्मली 1 साल तक। अब एक आध महीना ज्यादा, एक आध महीना कम भी हो सकता है। जैसे हमारे कपड़े हुए, ये अल्प टिकाऊ वस्तु हैं। ऐसा नहीं 50 साल चलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार प्रयोग करोगे। 5, 7, 2, 3, 10, 12 महीने आप चला लेते हो, 1-1.5 साल आप चला लेते हो। तो ये अल्प टिकाऊ है, अल्प टिकाऊ। ऐसे आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई मेरे 20 साल से शर्ट चल रही है, नहीं ना भाई, अल्प टिकाऊ है। जो क्रॉकरी होती है बेटा, आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो भी लगभग 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने चलते हैं, अल्प टिकाऊ वस्तु के अंदर आते हैं। आपके जूते अल्प टिकाऊ वस्तु के अंदर आते हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो लगभग 1 साल काट देती हैं आपकी, वो सब अल्प टिकाऊ वस्तु के अंदर आती है। एक होती है भैया टिकाऊ वस्तुएं। कौन सी होती है मेरे बच्चे? टिकाऊ वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग लंबे समय तक कर सकते हैं, कई सालों तक कर सकते हो बेटा आप, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टिकाऊ वस्तुएं बोलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है, वे सब कैसी कहलाती हैं मेरे बच्चे? टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग लंबे समय तक अर्थात कई वर्षों तक किया जा सकता है, टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ी इत्यादि। ये किस में आएगी बेटा? मेरे पास टिकाऊ वस्तु के अंदर आएंगी। बात क्लियर है? एक लास्ट हमारे पास क्या होती है बेटा? जो कई साल तक यूज कर सकते हैं। टीवी 1 साल नहीं चलता है, 4, 5, 6, 7 साल चलता है बेटा। गाड़ी 3, 4, 5 साल चलती है। फ्रिज 10 साल तक चलता है ना? तो ये सब वस्तुएं कैसी हैं? टिकाऊ वस्तुओं की कैटेगरी में आती है। ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, ड्यूरेबल गुड्स यानी कि टिकाऊ वस्तुएं। उसका बारी आती है बेटा किसकी? सेवाओं की। अब सेवाएं क्या होती है? सबको पता बेटा, सेवाएं वे अदृश्य वस्तु, सॉरी दृश्य नहीं, अदृश्य वस्तुएं होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, किंतु आवश्यकता पूरी करने में हमारी मदद करती हैं, यह अदृश्य होती हैं। तो सेवाएं बेटा हमेशा अदृश्य वस्तु की कैटेगरी होती है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेवाएं बोलते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में तुरंत आप YouTube से मेरे सर्च कर सकते हो। इस क्लास को देखने के बाद इसके नोट्स बना लो, फिर आप मेरी सेकंड क्लास देख सकते हो बेटा, वो भी YouTube पर अवेलेबल है। मैंने सारी क्लास बेटा एक दिन में पूरे चैप्टर की बनाकर डाल दी हैं। तो जल्दी से, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे बुक परचेज करना चाहते हैं, बुक भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में बेटा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखकर नोट्स बनाए हैं, ताकि अच्छे से आप हमारी क्लास को ले सकें। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा बेटा।